गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स विद द न्यू एपिसोड। आज जो हम एपिसोड की बात कर रहे हैं, जिस एपिसोड में हम बात होगी चैप्टर 5 विच मीन्स प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। सो एज यू नो, हमने अपनी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी कि 5 डिफरेंट स्टेजेस जो हम पूरे थ्रू आउट दिस बुक में पढ़ेंगे, और 5 डिफरेंट स्टेजेस में जो सबसे पहले हमने बात की अबाउट द कलेक्शंस ऑफ डेटा, जो हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो चैप्टर 4 में हम ये लास्टली जो प्रीवियसली हमारा एपिसोड था हम उसमें कंप्लीट या कवर अप कर चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द थर्ड स्टेज विच वी कॉल द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो, एक डाटा जो है वो हमने कलेक्ट कर लिया। पहले तो हमने समझ लिया स्टैटिस्टिक्स क्या थी, देन आफ्टर हमने प्रोसीड किया कि डाटा कलेक्ट कैसे होता है। डाटा कलेक्ट हो गया, फिर हमने कहा कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, यानी क्लासिफिकेशन कैसे होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं क्लासिफिकेशंस के, किसको हम गुड क्लासिफिकेशंस कहते हैं। आज जो हम बात करें, जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको किसी भी कंपनी में, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में या अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी सोसाइटीज को या कुछ भी कोई भी इश्यूज होगा, डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है। और इसी को हम कहते हैं, अब ये सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब क्लियर है कि अपने डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको प्रेजेंट करना किसी के सामने, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। और जो आने वाले एपिसोड्स हैं, यानी जो अभी जो एपिसोड्स रहेंगे और जो चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 4 चैप्टर्स हमें सिखाएंगे कि किस तरह से हम अपना डेटा जो है वो प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली अगर देखे जाए, अब लिख लें इसको प्लीज, अपने कॉपी पे बना लें। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जैसे आप देखेंगे तो 3 तरह से हम अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ये आपको एक फोटो अब दिख रहा है जिसमें हमने बात की कि एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होती है। देन आफ्टर होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी कि हम टेबुलरली प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज अबाउट द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि डायग्राम प्रेजेंटेशन। इसको मैंने क्या लिखा, डायग्राम प्रेजेंटेशन। तो लेसन नंबर जो 5 है, लेसन नंबर 5 जो है हमारे 2 चीजों को कवर करेगा। एक चीज करेगा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कैसी होती है और हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसी होती है। जबकि चैप्टर जो होगा हमारा 6, लेसन नंबर 6, 7 और 8, ये जो 3 चैप्टर्स होंगे ये हमें बताएगा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होगी वो किस तरह से की जाएगी। और इन्हीं 4 चैप्टर्स के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि लेट इट बी आप कल किसी कंपनी में या कहीं भी सेक्टर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करते हैं तो वहां पे अगर अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं तो आप किस फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सिंपली लैंग्वेज में बात करें तो दे आर द 3 डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन प्रेजेंट अवर डेटा। द वेरी फर्स्ट वन इज अबाउट द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, सेकंड वन इज अ टेबुलर एंड थर्ड वन इज अ डायग्रामेटिक। तो आज जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, आपने ऊपर चैप्टर का नाम देखिए प्लीज अपने बुक्स, अगर आपने खोली है नहीं खोली है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अपनी बुक्स को ओपन कर लें। उसके ऊपर लिखा हुआ है सिंपली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देन टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी ये टेक्सचुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन शो करेगा। आज सबसे बात करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में करें तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की। सो दैट इन द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। So such a presentation is also called the descriptive presentations of data। तो ये लिखना चाहे तो आप इतनी ही डेफिनेशंस लिखें कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, टेक्स्ट, जैसे आप कहते हैं ना टेक्स्ट कर देना मुझे, तो वही जो टेक्स्ट लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव मैनर में जब हम अपनी प्रेजेंटेशंस को लिख के मतलब प्रेजेंट करते हैं, किसी को अगर रिटर्न में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे आपके न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, जो आपके मैगजीन्स होती हैं, जो आपके जर्नल्स होते हैं, जो आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फाइनली आपको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल। और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यानी कि ऐसा डेटा जिसमें क्वालिटी ज्यादा रहेगी और क्वांटिटी कम रहेगी। रिमाइंड दैट मैं क्वांटिटी और क्वालिटी बता चुका हूं। सो जिस डेटा में क्वालिटी ज्यादा है, यानी लिखने वाला कि आप एक एक्स बच्चा था, उसके फादर का नाम वाई था, रेजिडेंस ऑफ यहाँ का था, उसने सुबह इतने बजे उठ के और इतना किलोमीटर रनिंग किया, तो ऐसी जो डिस्क्रिप्शंस मैनर्स जो रहेंगी, जैसे कोई इंसिडेंट्स होती है, सीबीआई अब सुशांत केस को इंक्वायरी कर रही है तो नेचुरली अब जब पुरानी होगी ये वीडियो तो उस टाइम पे, आज के टाइम पे जैसे सुशांत के केसेस की बात कर रहे हैं तो सीबीआई जो होगी वो अपनी जो चार्जशीट जो होगी वो रिटर्न में देगी, रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देगी हर चीज को। वो अपना सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो प्रेजेंटेशन होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल
प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें कोई क्वांटिटी नहीं दिखेगी, उसमें सारा का सारा डिस्क्रिप्शन होगा। तो ऐसी जो प्रेजेंटेशन होती है, ऐसी हम प्रेजेंटेशन को कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ये ज्यादा वरी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 1 मार्क्स में ही आता है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर इसकी सुटेबिलिटी की बात करें तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहाँ सुटेबल रहता है? सो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मोस्टली जो सुटेबल रहता है तब रहता है जब हमारे डेटा की क्वालिटी ज्यादा होती है, क्वांटिटी कम होती है, या फिर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बिकम अ यूजफुल सपोर्ट ऑफ द एविडेंस टू द टेक्स्ट। तो यानी कि जब हमें क्या करना है, यूजफुल स्मॉल एरियाज है, कम डिस्क्रिप्शन देंगे। अब देखो पूरे जिंदगी की कहानी किसी की लिखनी है तो काफी लंबी हो जाएगी, इतना ज्यादा हम प्रेफर नहीं करते। बट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हमेशा तब दी जाती है जब हमारे क्या होते हैं, क्वालिटी वाइज डेटा होता है और जो डेटा है वो प्रिस्क्राइब रहे, ज्यादा लंबा ना हो, ज्यादा बड़ा ना हो। तो ऐसी चीजों को हम लोग टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में फिल करें। जबकि इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स ये है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ आदमी इसको नहीं पढ़ पाएगा। यानी आप किसी को टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन लिख के अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ये लो मेरी प्रेजेंटेशन हो, इसको पढ़ लेना, और वो अनपढ़ आदमी है तो उसको तो तुम्हारे आपकी जो भी डाटा कलेक्शन है, जो भी आपकी चीजें हैं वो आपकी समझ नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, लेट इट बी आप आईएएस या आईपीएस क्वालिफाइड कर लेते हैं इन फ्यूचर, तो नेचुरली क्या होगा कि अगर आपके किसी मिनिस्ट्री के साथ, कोई डिपार्टमेंट के साथ या कोई मिनिस्टर है जो अंगूठा छापे, उसको तो कुछ भी नहीं आता और आप उसको लिख के पूरा डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो उसको इंग्लिश में तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो किसी से ट्रांसलेट कराए वो क्या प्रिटेंड करे। तो बेटर है कि ऐसी केसेस में ड्रॉबैक्स रहती है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं होती। अब बात करेंगे जो मेन है, जो इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, दैट इज अबाउट द टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर मींस टेबल, ठीक है, टैबुलर टैब नहीं, जो मोबाइल टैब वैसा टैब नहीं। इट मींस अ टैबुलर प्रेजेंटेशन मींस अ टेबल व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स को ड्रॉ कर लीजिए, रोज एंड कॉलम्स। तो जब आप रोज और कॉलम एक देखेंगे, बॉक्स बनेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक टेबल कहेंगे। सो इन वर्ड अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, a statistical table is a systematic organization of data in row and column. अगर आसान भाषा में कहें, whenever the data is present in the form of rows and column, that is called the tabular presentations. और अगर हम बात करें तो वर्टिकली मतलब पैरेलल, अब मेरे पास 2 पेन तो नहीं है, आप ऐसे समझ 2 उंगली, तो ये वर्टिकल्स है, ये वर्टिकल हो गए, ये हॉरिजॉन्टल्स हो गए। तो जो हम वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो वर्टिकल्स होते हैं, दैट वर्टिकल डिस्टिंक्शंस ऑफ द टेबल्स आर नोन एज द कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टिंक्शंस आर नोन एज द रोज। तो जो वर्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, कॉलम्स, और दूसरे रहेंगे वो रहेंगे रोज। तो रोज और कॉलम में हमारा जो डेटा कलेक्ट होता है, आप टेबल देख लीजिए, अपना टाइम टेबल देखिए, नजर घुमाइए अपने टाइम टेबल को या अपने मार्कशीट्स को या अपने रिपोर्ट कार्ड्स को, तो वो एक टेबल सा बना होता है और उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और मार्क्स लिखे होते हैं। तो जैसे ही क्वांटिटी और क्वालिटी होगी, दोनों मिक्सचर्स होगा, तो कॉलम्स और रो में अगर हमें वो डेटा प्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टेबल के कंपोनेंट मैं बता चुका हूँ। कंपोनेंट का मतलब है किससे बनता है, कंप्रेस ऑफ, किससे चीज ये बनी है। तो मैं कहता हूँ ये मोबाइल किससे बना है, ये पेन किससे बना है, पेन इंक, प्लास्टिक, ये पेंट, इन चीजों से बना है, मेटल। तो ये सारी चीजों से ये कंपोनेंट्स है कि क्या चीजें इसके लिए एसेंशियल्स है। अब एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि खीर बनानी है, तो खीर, जैसे हमने क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर की बात की थी, तो क्वेश्चनियर में क्या क्या चाहिए, तो खीर बनाने में क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं सर ये चीजें जो होती हैं कंपोनेंट से कहलाती है। कि टेबल किससे बनेगा, सबसे पहले चाहिए टेबल नंबर। टेबल में सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, टेबल नंबर। अब कोई पूछे खीर कैसे बनेगी, सब चावल होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए। वैसे ही टेबल में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले टेबल में क्या होना चाहिए, फर्स्ट वन इज अबाउट द टेबल नंबर होना चाहिए। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड, डिफरेंट टेबल्स मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स। तो क्लियर, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। मैथ में आपने देखा होगा एज यू एक्सप्लेन टेबल नंबर 1, तो वो चीजें टेबल नंबर होना चाहिए। सेकंड वन इज अबाउट द टाइटल, उसका टाइटल होना चाहिए। टेबल किसके रिगार्डिंग है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मैं क्या लिख रहा हूँ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो ये उसका टाइटल है। यानी कि टेबल को बिना देखे नीचे क्या लिखा है, क्या है वो, उसको बिना देखे ही पता चल जाएगी ये टेबल जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करता है। तो दैट इज कॉल्ड द टाइटल। हेड नोट तभी जरूरी है जब टाइटल पूरा एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन भाई कहाँ की, नीचे लिख दिया हेड नोट। हेड क्या, हेड नोट ऊपर लिखना, हेड नोट, हेड कहाँ होता है, ऊपर एक नोट लिख दिया कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसके नीचे लिख दिया इन इंडिया, इन पाकिस्तान फ्रॉम 2002 to 2003, ऐसी।
जैसे होता है टाइम टेबल, तो नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है समर जोन, ठीक है ना। तो समर टाइम टेबल, विंटर टाइम टेबल, तो विंटर का है या समर का है ऊपर से देख के पता चला। जब आपका कोई चीज ऊपर टाइटल क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, हेड नोट। इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इट इज अ सप्लीमेंट विद द हेड नोट। उसको कैसे सप्लीमेंट किया जाता है, सही कैसे किया जाता है, विद द हेड नोट। थर्ड जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है, दैट इज अबाउट द स्टब्स। स्टब्स क्या होती है, रो की हेडिंग। अब रो क्या होती है, मैंने रो उसको बताया, जो वर्टिकल जो होता है, जो इस लाइन के अंदर, इस पूरे रो के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, किस चीज, ऊपर लिख दिया मैंने स्टेट, तो नीचे क्या आएगा, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यही आएगा। अब मैं ऊपर लिखूं स्टेट और लिखूं नीचे 10, 20, 30, तो ये कुछ नहीं बनेगा। तो जो स्टब्स क्या होता है, रो की जो हेडिंग होती है, हेडिंग ऑफ द रो इज कॉल्ड द स्टब्स। वैसे ही कैप्शंस क्या होता है सर, पूरी जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी हमारा जो कॉलम्स है, वो क्या कर रहा है, कैप्शन इज द टाइटल ऑफ द गिवन टू द कॉलम ऑफ अ टेबल। अपने टेबल के जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग, ये पूरा क्या दिखा रहा है, जैसे ये फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज, ये तो इस तरह से क्या बता रहा है वो। एक मैं ऐसे अब पीछे अगर अपना टेबल देखें तो उसमें पूरा का पूरा चीजें बताई गई हैं। कॉलम की जो स्टब्स क्या रहेंगी, हेड नोट क्या रहेगा, आप टर्न करेंगे पेज तो आपको पूरा का पूरा दिखेगा। तो स्टब्स क्या होते हैं, रोज की हेडिंग, कैप्शंस क्या होता है, कॉलम की हेडिंग। यानी कॉलम पूरा क्या दिखा रहा है, मैं जो लाइन कर रहा हूं, कॉलम पूरा क्या दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड द कैप्शन। रो क्या पूरा दिखा रही है, दैट इज अबाउट द स्टब्स। 6th वन की बात करें, बॉडी ऑफ द फील्ड, मेन पार्ट। पंजाब में वीट कितना प्रोड्यूस हुआ, पंजाब में कितना वीट प्रोड्यूस हुआ, तो उसको पंजाब में कितना वीट प्रोड्यूस हुआ, जो अमाउंट लिखोगे 30 क्विंटल, 20 क्विंटल, 40 क्विंटल, तो जितना आप वो लिखोगे, वो जो बॉडी मेन जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको जब फिल करोगे, दैट इज अबाउट द बॉडी ऑफ फील्ड। सो बॉडी ऑफ फील्ड मीन्स द सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल, दस द बॉडी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टेबल। बिल्कुल इसके बिना तो टेबल कोई इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। तो अगर टीचर ने क्या बनाया है, एक जगह आपके सब्जेक्ट लिखे हैं, ऊपर आपके मार्क्स लिखे हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, T1, T2, एक आपकी क्या होगी, दैट इज अबाउट द कैप्शन। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप रिपोर्ट का देख लेना अपना, तो वो क्या होंगे आपके, दैट इज अबाउट द स्टब्स। और बीच में जो मार्क्स हैं, अब सब बच्चों के अलग अलग होंगे, 10, 5, 9, 8, जो बीच में मार्क्स है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ फील्ड। देन आफ्टर फुट नोट, फुट नोट क्या होता है, बिल्कुल एंड में, फुट कहाँ नीचे, हेड कहाँ ऊपर, हेड नोट मतलब हेड ऊपर एक नोट डालना। फुट नोट जब कोई चीजें इंक्लूड ना की जाए, इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडिंग या इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। सो नॉट इंक्लूडेड या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो ये जो एक स्टार के साथ नीचे एक लाइन लिखी जाती है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो उसको कहते हैं फुट नोट। नीचे एक नोट डाल देना। जैसे आपका क्या हुआ, लेट इट बी आपका एग्जाम हुआ और टीचर ने आपको क्या प्रोवाइड करवाया, आपको इन्होंने दिया रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड एक टेबल के फॉर्मेट में था, पूरा टेबल बनाने के नीचे लिख दिया। सो नीचे उन्होंने लिखा नॉट इंक्लूडेड तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, नॉट इंक्लूडेड ऑप्शनल सब्जेक्ट, उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो फुट नोट से समझ आया जो ऊपर टेबल है इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट से मार्क्स ऐड नहीं किए गए। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द सोर्स, कि ये डाटा कहां से कलेक्ट किया गया। सोर्स दो ही होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो अगर टीचर ने खुद बनाया है तो प्राइमरी सोर्स है, अगर किसी और से डाटा लिखा है तो वो फुट नोट के नीचे एक सोर्स लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, अकॉर्डिंग टू NSSO ऑफिस, अकॉर्डिंग टू दिस डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट नाम। बट अगर उस पर सोर्स नहीं लिखा गया, इट मीन्स वो उन्होंने खुद ही कलेक्ट किया। दिस इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। कंपोनेंट ऑफ टेबल मतलब टेबल जो है किससे बनता है। तो इसको आप पीछे देखेंगे तो वो पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा कि किसमें क्या क्या होता है। तो कंपोनेंट के बाद अगर बात करें, दैट इज अ गाइडलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल और द फीचर्स ऑफ गुड टेबल। अब वही बात आ गई ना, खीर कैसे बनते हैं। तो सर दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, गैस चाहिए, बर्तन चाहिए, पतीला वतीला वट एवर यू रिक्वायर्ड, सो दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। बट अच्छी खीर कैसे बनेगी, सर काजू होना चाहिए, पिस्ता होना चाहिए, बादाम होने चाहिए, दूध अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो वो अच्छी खीर बनी। अब खीर तो नॉर्मली भी बन जाएगी, बट अगर काजू पिस्ता नहीं भी डालोगे तो खीर तो तब भी बनेगी। दैट इज अ कंपोनेंट की जो मेन चीज रिक्वायर्ड है। बट अच्छी खीर कैसे बनेगी, तो सर काजू पिस्ता बादाम ये सब कुछ भी हो तो और अच्छी बन जाएगी। दूध अच्छा होना चाहिए क्वालिटी का, पानी कम डालें, घी डाल दें हल्का सा, तो ये सारी चीजें डाल के दैट इज क्वालिटीज इंप्रूव करेगी। तो एक अच्छा टेबल कैसे बनेगा, आप एक टेबल बना रहे हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डेटा को इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल। आप किसी को प्रेजेंट करने वाले और टेबल दिखाने वाले हैं, टेबल तो आप बना दोगे, टाइटल डाल दोगे, हेड नोट डाल दोगे, फुट नोट डाल दोगे, सोर्स डाल दोगे। बट इससे अच्छा टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले तब बनेगा जब उसका टाइटल एज कंपेरेटिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी स्टडी के रिलेटेड आपका टाइटल। ऐसा ना टाइटल रिपोर्ट कार्ड या ऊपर लिखोगे अवार्ड लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो भाई क्या बना, अवार्ड लिस्ट अलग चीज होती है, रिपोर्ट कार्ड अलग होता है। तो अवार्ड लिस्ट लिखोगे तो नीचे का मैच नहीं करेगा। तो अच्छा टेबल कब होगा, जब ऊपर लिखा होगा रिपोर्ट कार्ड, तो पेरेंट्स को क्लियर है कि इसके अंदर मार्क्स है मेरे बच्चे के पूरे साल के, तो दैट इज कॉल्ड टाइटल जो होना चाहिए वो
मैचिंग होना चाहिए आपके किसके साथ, डेटा के साथ। सेकंड वन इज अ कंपैरिजन, कंपेयर किया जा सके बच्चे ने इंग्लिश में कितने लिए और मैथ में कितने लिए, U1 में कितने परसेंट थे, T1 में कितने परसेंट थे। तो ये जो जब कंपैरिजन हो पाएगा, यहाँ प्रोडक्शन पंजाब की कितनी और इंडिया की कितनी, जून की इसकी J&K कितनी है, जून में टेम्परेचर कितना था, सितंबर में कितना, जब कंपेयर चीजें क्योंकि बीच में की जाएगी टेबल के थ्रू, तो एक अच्छा टेबल कहलाएगा। थर्ड वन इज अबाउट द स्पेशल एम्फसिस। स्पेशल एम्फसिस की बात करें, सम इंपॉर्टेंस item in the table may be special emphasis such as it the head of the tops and the column extremely left। तो वही स्टब्स और कैप्शंस जो होने चाहिए वो अच्छे से होने चाहिए, वो भी टाइटल जैसे हम कहते हैं टाइटल सही होना चाहिए, वैसे स्टब्स और कैप्शंस भी अच्छे से होने चाहिए। तो ऐसा ना हो कि स्टेट लिख रहे हो 3 ही स्टेट लगाइए, इतनी सारी स्टेट्स में से सिर्फ 3 या 4, तो भाई अच्छा नहीं बनेगा। तो लोग कहेंगे कंपेयर है, तो उनके साथ भी हो सकता था। तो अगर ले रहे हैं कोई चीज तो उसको पूरा कंप्लीट करें। आइडल साइज उतना ही होना चाहिए, ये नहीं इतना बड़ा हो जाए और इतना छोटा सा हो जाए। बिल्कुल छोटा सा रिलेटेड भी अगर आपके पेरेंट्स आते हैं रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने और अभी कुछ छोटा सा रिपोर्ट कार्ड हम पेज से बचाने के लिए इतना छोटा छोटा रिपोर्ट कार्ड बनाए जो दिखे भी ना उनको, तो वो आइडल साइज नहीं रहेगा। आइडल साइज होना चाहिए जितना वो चाहिए उतना ही चाहिए। मैप चाहिए तो बड़ा होना चाहिए, अगर रिपोर्ट कार्ड छोटा होना चाहिए। अगर पर्ची बना रहे हो तो देखो छोटी होनी चाहिए पर्ची बनाए नहीं, लेकिन ऐसे जनरली बात करें तो हर चीज की एक जो होती है आइडियल साइज होना चाहिए, तभी टेबल अच्छा लगेगा। स्टब्स आप जानते हैं कि भाई रो की हेडिंग होनी चाहिए। देन आफ्टर यूज ऑफ जीरो की यूज जो हो वो सिर्फ क्वांटिटी के साथ करें, 30, 40, 10 लाख, 11 लाख। तो ऐसे में 30, 30 वहीं यूज करें। अगर लेटेड भी कहीं का आपका डाटा नहीं है तो वहां पे हाइफन शो करें। ऐसा ना हो आप वहां पे 0 पुट कर दे। लेटेड भी आपने इंग्लिश के पेपर में एब्सेंट थे और हम वहां पे आपको 0 शो कर दें, तो 5 साल के बाद हमें ये समझ नहीं आएगा बच्चे के मार्क्स 0 थे या बच्चा एब्सेंट था। तो बेटर है टीचर वहां पे A B लिख दे, तो वो 5 साल के बाद भी हमें पता चले वो एब्सेंट है, बजाय 0 के। 0 हम वहीं पे डालें जहां पे हमें न्यूमेरिकल टर्म्स को डिटेन करना है, लगाना है, दिखाना है। बट अगर कहीं पे कोई चीज एब्सेंट है, कोई चीज नहीं है, मिसिंग है, वहां पे या तो हाइफन रखें या एब्सेंट रखें। तो इससे क्या होगा, यूज ऑफ 0 आपको पता होना चाहिए, यूज ऑफ 0 कहां लगना है, इससे ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और ना कंफ्यूजन क्रिएट होना एक अच्छा टेबल कंपोनेंट्स होता है। सेकंड वन वाइज एब्रीविएशन शॉर्टकट ना लगाएं, MP, UP, AK, BK, पूरा नाम लिखे J&K। अब हम इंग्लिश को E नहीं लिखते हैं, हिंदी को H नहीं लिखते, कॉपी पे आप लिख लेते हैं। आप अभी राइट डाउन कर रहे हैं तो शायद आप भी शॉर्टकट कर रहे हैं, बट एब्रीविएशंस जो होती है वो शॉर्ट फॉर्म्स होती है, जैसे J&K। तो बेटर जम्मू एंड कश्मीर लगाएं। अब कोई NL लगाएगा तो वो न्यूजीलैंड है या नागालैंड है, क्या है वो पता नहीं चलेगा। तो बेटर क्या है, आप उसके फुल फॉर्म लिखें। फुटनोट बिल्कुल क्लियर है कि फुटनोट होना चाहिए। अगर कोई आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन नीचे डालनी है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। यूनिट्स मतलब कि अब 10 लाख है तो 10,000,000 बजाय आप ऊपर ही यूनिट्स मेंशन कर दें, इन लाख, इन क्विंटल, इतने में आप जो प्रोडक्शन है 3 आप डालें। J&K 3, वीट 3 मतलब क्या है, 3 लाख क्विंटल ऊपर लिखा होगा, 3 लाख क्विंटल। या आप इंडिकेट करें 0 कितने 0 इसके साथ और लगाने, तो उससे भी ये टेबल अच्छा देखेगा। देन आफ्टर टोटल बिल्कुल बना दे, मैंने कहा ना परसेंटेज निकालना, टोटल करना, ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। पेरेंट्स को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, कोई मोबाइल नहीं लेके आया, रिपोर्ट कार्ड लेके आया तो वो टोटली परसेंटेज देखते हैं, टीचर ने जो निकाल के दी होती है। तो वो एक अच्छा कंपोनेंट्स या एक गुड टेबल की फीचर्स होते हैं। परसेंटेज एंड रेशियो निकालें तभी जब जरूरत है, अदरवाइज उसको ना निकालें। देन सोर्स ऑफ डेटा कहां से लिया है, सोर्स आप बता दें। साइज ऑफ कॉलम्स, रूलिंग ऑफ कॉलम्स एंड सिंपल, इकोनॉमिक एंड अट्रैक्टिव। बड़ी इजी सी बात है कि कितना बड़ा साइज कॉलम कितना छोड़ना है, कितने एंड तक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें 17 पॉइंट तो हम नहीं लिखेंगे, इसमें आपने 8 या 9 ही पॉइंट लिखने हैं। आप कंपोनेंट को भी एज अ गुड टेबल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कंपोनेंट्स ही होंगे टेबल में तो आप उसको भी गुड टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आता है आपको क्वेश्चंस दैट एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, तो आप अपने कंपोनेंट्स ही लिखेंगे, ये पॉइंट कोई नहीं लिखेगा। पर लिखा जाता है हाउ द गुड टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो उसमें आप कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, बट आपको हल्की सी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। रिमाइंड दैट जो इकोनॉमिक्स है, अब 11th क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अपनी लैंग्वेज और राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। सो ओनली इन दैट केस यू कैन बी अचीव योर टारगेट्स। सो मेन जो क्वेश्चन है अबाउट द टेबुलर प्रेजेंटेशंस, तो आपको ऊपर क्लियर है, दैट इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल एंड द सेकंड वन इज अबाउट द कंस्ट्रक्शंस ऑफ गुड टेबल। ये 2 क्वेश्चंस आते हैं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस क्या रहती है वो आप इसमें जो है वो आप जो 1 नंबर में रहेगी उसको आप इजिली लिख पाएंगे। अगला बात करें दैट इज अबाउट द काइंड ऑफ टेबल, तो काइंड ऑफ टेबल आपको बड़ा इजी सा रहेगा। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डेटा पढ़ा है, ये आता नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये कोई भी क्वेश्चन इसमें से काइंड ऑफ टेबल में नहीं आता है। ये जस्ट समझाने के लिए कि आप कैसे अलग अलग तरह के टेबल बना सकते हैं। सो अगर बात करें टेबल, काइंड ऑफ टेबल के, आप वहां पे देखिए तो उसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस।
तो 3 तरह के हम टेबल बना सकते हैं। एक तो होता है पर्पस के अकॉर्डिंग, एक ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग, एंड द लास्ट वन इज अबाउट द कंस्ट्रक्शंस। तो अगर बात करें ओरिजिनलिटी के, तो जनरल पर्पस टेबल, और ये देखिए ये सिर्फ आप इनको रीड आउट करें, ये पेपर में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो चीजें हैं, ये जो कंटेंट है, ये पेपर में नहीं आएगा। आपको बस अलग अलग टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर काम आएगा कि कौन सा टेबल बनाना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन देखी थी, जिसमें हमने जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल ऐसी ऐसी चीजें बोली थी, तो आपको ये चीजें वैसी ही रहने वाली हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस आम टेबल बना रहे हो या कोई स्पेशल पर्पस है? स्पेशल में तो कुछ होगा। रिपोर्ट कार्ड आके स्पेशल पर्पस में आते हैं, क्योंकि वो साल के एक ही बनेंगे और उसमें हर चीज को मेंटेन करके देखा जाता है, कोई भी चीज ना छूटे। आपके पेपर जितने हुए हैं उसके मार्क्स, आपको ग्रेडिंग सब कुछ दी जाती है, परसेंटेज दी जाती है, रैंक दिया जाता है, तो वो स्पेशल पर्पस होते हैं। बट आप अगर टाइम टेबल की बात करें, स्कूल टाइम टेबल की बात करें, आप अपनी स्टडी की टाइम टेबल की बात करें, वो एक जर्नल सा टाइम टेबल होता है कि आप उसको बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस, क्या पर्पस है? आम पर्पस है या कुछ स्पेशल पर्पस है? अब दोनों में फर्क है, आम है या स्पेशल है। तो आम है तो वो तो कुछ भी बना लें, आप टाइम पास के लिए कुछ भी बना सकते हैं, बट स्पेशल है तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी की बात करें, ओरिजिनल है या कहीं से लिया है, मतलब मैंने खुद बनाया टेबल या मैंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दी। मैं होता है ना, एक बच्चे ने टेबल बनाया तो बेटा इसको उतार लो, आप टीचर्स आता है बेटा अपनी डेट शीट उतार लो, तो वो डेज लिखता है और आपको सब्जेक्ट लिख देता है, तो आप उतारते हो। दैट इज अबाउट द ड्राइव टेबल। ड्राइव मतलब निकाला हुआ, निकाला और चिपका दिया। और जो हमारा ओरिजिनल टेबल होता है वो हम खुद बनाते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं होता, हम अपने हिसाब से वो बना सकते हैं। इसके बात करें अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शंस, टेबल की कंस्ट्रक्शंस कैसे होगी? सो नॉर्मली कैसे कंस्ट्रक्शंस होगी? 1 वे टेबल, डे और टाइम, डे एंड टाइम, सिंपल। 2 वे कॉम्प्लेक्स, बॉयज गर्ल्स, यानी डे में फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड किस किस का, मल्टीपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, पंजाब में व्हीट राइस मेज, ये मल्टीपल टेबल। तो ऐसे 1 वे कॉम्प्लेक्स टेबल, डबल टेबल, ट्रिपल टेबल, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा कोई भी पेपर में नहीं आएगा, सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट। सो अब बात करें क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा एंड द टेबुलेशंस ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलेशंस ऑफ डेटा तो क्लियर है। क्लासिफिकेशन कौन से चैप्टर का था? 4th चैप्टर का था। टेबुलेशन कौन सा चैप्टर का है? 5th चैप्टर का है। तो 4th चैप्टर में क्या पढ़ा था? 4 चीजें, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल। तो टेबल भी वैसे ही बन जाएंगे। सबसे पहला होगा क्वालिटेटिव, तो आप टेबल देख रहे हैं, रूरल और अर्बन, मेल और फीमेल। मेल कितने रूरल में है, मेल कितने अर्बन में है, फीमेल कितने रूरल में है, फीमेल कितने अर्बन में है। तो क्वालिटी वाइज ये टेबल होगा। क्वांटिटी वाइज अगर बात करें, 0 से 10 के बच्चे कितने हैं, 10 से 20 के बच्चे कितने हैं, 0 से 10 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे थे, 20 से 30 मार्क्स है। तो क्वांटिटी को हम देख रहे हैं कि 10 से 20 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। तो 10 से 20 बीच क्या है, क्वांटिटी। So that is about the quantitative classifications of data and the table presentation. Then after temporal classification, temporal और chronological एक ही चीज है। टाइम, 2008 में कितने बच्चे थे, 2009 में कितने थे, 2010 में कितने। टाइमिंग, जून में कितनी गर्मी थी, जुलाई में कितनी थी, अप्रैल में कितनी थी। तो टाइमिंग आती है, तो इसको कहते हैं हम लोग टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल को हम लोग जियोग्राफिकल भी कह सकते हैं, एरिया वाइज। J&K, पंजाब, हरियाणा, US, UK, अमेरिका, ये सारी जो एरिया वाइज होंगी इनको कहते हैं हम लोग जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। सो इतना ही है इसमें। और लास्ट में एक जो ये पढ़ने वाली चीज है, दैट इज अबाउट द मेरिट ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। जो टेबल हम बना रहे हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसमें हम मेरिट्स क्या करें, मेरिट्स की बात करें, क्या फायदे हैं। सबसे पहले सिंपल एंड ब्रीफ है। आप रिपोर्ट कार्ड को अपने इमेजिन करके देखें, सिंपल होता है, ब्रीफ होता है, छोटे से पूरे पेपर्स को नहीं दिखाया जाता, छोटे से एक कार्ड में ही आपके पूरे साल की परफॉर्मेंस पता चल जाए। सेकंड वन इज फैसिलिटीज ऑफ कंपैरिजन। कंपेयर हो जाता है, यूनिट 1 में कितनी परसेंट थी, T1 में कितनी थी, इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए हैं, मैथ में कितने हैं, तो कंपेयर किया जा सकता है। इजी एनालिसिस, आप इजीली इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, फायदा ये मेरिट्स है। हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल है, हम उसको सर्कल कर देंगे, कोई अगर बड़े अच्छा तो उसको वेरी गुड लिख देंगे, तो हाईलाइट्स कर सकते हैं कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। एंड इकोनॉमिकल, इट्स टाइम सेविंग, मनी सेविंग। एक कार्ड में ही हम अपने पूरे रिजल्ट को हम शो कर सकते हैं। सो 5th चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ डिटेलिंग में नहीं है, आधी घंटे की वीडियोस है, तो आप इसको अगर आराम से पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले मैं रिकैप्चुलेट कर दूं तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस क्या होती है, तो सिंपल सी है, टेक्सचुअली डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना है, जिसमें क्वालिटी जो है बेसिस डेटा ज्यादा रहता है, टेक्सचुअल रहता है, उसमें सूटेबिलिटी और उसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। दूसरी जो हम बात करेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन की, एक रहेंगे कंपोनेंट्स और एक क्वालिटीज ऑफ गुड टेबल।
गुड टेबल कैसे बनता है और कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, स्टब्स, कैप्शन, ये सारा कुछ तो वो भी आपको क्लियर है। स्टब्स क्या होते हैं, कैप्शन क्या होता है, हेड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, सोर्स क्या होता है, टाइटल क्या होता है, तो बॉडी पार्ट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। इसके बाद मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स आपके 6 हैं, 5 है, ये 3 नंबर में आता है, तो आप इन सबको इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जल्दी से लिखना ना भूलें, अपने कमेंट में लिखना और प्लीज मेंशन करना कि वीडियो समझ आई या नहीं, लाइक करते हुए जाना, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए इंकरेजिंग मिलती है। सो आई होप आपको ये लाइक चैप्टर 5 समझ आ गया होगा। 4th और 5 चैप्टर आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबुलर प्रेजेंटेशन के आप कंपोनेंट्स और क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन और मेरिट्स को बिल्कुल करना ना भूलें। बाकी काइंड्स ऑफ टेबल एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, याद नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, बस उसको हाईलाइट देखना है कि इन फ्यूचर जब ये आपको डिटेल में आएगा तो आपको पता होगा कि सिंगल प्रेजेंटेशन, ओरिजिनल, पर्पस, ओरिजिनलिटी, ये सब कुछ क्या होता है, तो उससे आपका ये सब कुछ ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके बाद हम अपनी पॉडबीम क्लास लेंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9018186143 पे, इससे आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।